आप सभी को कौटिल्य पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित पाठ्यक्रम है जो सिलेबस दिया हुआ है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित, उसमें से बहुत हद तक आप लोगों को जानकारी हो गई है और इसमें आप लोग सफलीभूत भी हो चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते हैं, है ना। ये सिलेबस मूलतः 2 भाग में बांटा हुआ है। निदेशक महोदय के द्वारा ये विकल्प जारी भी कर दिया गया है ना। तो इसमें बात ऐसी है कि 6 to 8 और 1 to 5 प्राय हमने इसको रीड किया। रीड करने के बाद हमने देखा कि जो भाषाई समझ और निष्कर्ष है पहला पाठ, इसमें से कुछ जो पाठ है वो 6 to 8 में बढ़ा हुआ है और 1 to 5 में कुछ घटा हुआ है। लेकिन यहाँ हम लोग उस लेवल को लेकर के चलेंगे 6 to 8 के लिए, क्योंकि 6ठी से 8वीं क्लास तक की जो पात्रता परीक्षा होगी उसको हम लोग अवलोकन करते हुए देखेंगे, ठीक ना। और हमने देखा है कि शिक्षा शास्त्रीय आयाम जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 के अंतर्गत मूलतः वही दिया हुआ है जो 1 to 5 में है और 6 to 8 में है। वही है पेडालॉजिकल जो टर्म है दिया हुआ। इसमें से पहला जो टर्म है भाषा शिक्षण एवं विधियां, है ना। तो ये आज हम लोग देखते हैं। देखिए, हिंदी भाषा एवं शिक्षण, इसमें से जानना ये है कि हिंदी भाषा एवं शिक्षण ये आप लोगों को 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें से देखिए, पहला पार्ट है भाषाई समझ एवं निष्कर्ष, और दूसरा है शिक्षा शास्त्रीय आयाम, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अभी फिलहाल हम लोग भाषाई समझ और निष्कर्ष, ये है व्याकरण कोटि के पार्ट्स। ये मुख्य रूप से व्याकरण कोटि जो है, इसमें मूलतः पढ़ना क्या है जो सिलेबस में दिया हुआ है, अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्य अवतरण, इसका नाम है अपठित अवतरण। अपठित अवतरण के अंतर्गत 2 भाग बटे हुए हैं, एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश। समझ गए ना। तो हम लोग जब इस पे आएंगे भाषाई समझ और निष्कर्ष में, तो उस समय विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे कि अपठित अवतरण में 2 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें से गद्यांश और पद्यांश पर चर्चा करेंगे और व्याकरण में जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से आज जो चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्रीय आयाम जो पेडागोजी के अंतर्गत आता है, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आता है। तो ध्यान देना, हिंदी शिक्षण के अंतर्गत जो आप लोगों का सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पहला है आप लोगों के बीच में भाषा शिक्षण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। ध्यान देना, ये पहला है। ये शिक्षा शास्त्रीय आयाम में पहला चैप्टर भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां। अभी चर्चा करेंगे भाषा क्या है, दैनिक जीवन में भाषा का क्या उपयोग है, हिंदी भाषा शिक्षण क्या है, हिंदी भाषा शिक्षण का दैनिक जीवन में क्या महत्व है ना। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण
कि मूलतः उद्देश्य क्या है, पढ़ना क्यों जरूरी पड़ा, आज हम इसके पाठ्यक्रम में इसे शामिल क्यों किया गया, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद चर्चा करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण के मूलतः कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना है, ठीक ना। उसके बाद चर्चा करेंगे हिंदी शिक्षण के कुछ सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। और उसके बाद आज एनईपी के आधार पर नई जो न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लागू हुई है 2020, उसके सापेक्ष हिंदी शिक्षण का क्या महत्व है, इसको उल्लेख करते हुए हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसमें से कौन कौन सी फिलहाल में कौन कौन सी विधियां हैं जो अभी जैसे हम लोग डिजिटलाइजेशन हो गया है, भाषा प्रयोगशाला की सरकार जो है से स्थापना कर रही है हर विद्यालय में, उसकी आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी है, उस पर चर्चा करेंगे। जब इसकी सामान्य विधियां का हम लोग अवलोकन कर लेंगे, जब बता देंगे, उसके बाद एनईपी के आधार पर इसका क्या उपयोग है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आप लोगों को भाषाई कौशल, जिसको हम भाषा कौशल बोलेंगे, भाषाई कौशल एवं समझ इसी को बोलते हैं। यहाँ समझना है टीचिंग स्किल, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे LSRW पर, ठीक ना। समझ में आ रही बात कि थोड़े और विस्तार कर दूं, इतना ठीक है ना। इस भाषा कौशल पर चर्चा करेंगे, आखिर हिंदी भाषा में कौन कौन से स्किल टीचिंग स्किल्स है जिसको हम लोग उपयोग करते हुए बच्चों को शिक्षा देते हैं, और बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए जो LSRW है, लिखना पढ़ना बोलना, है ना, जिसको कहते हैं पठन वाचन श्रवण, ये सब जो कौशल है, इस कौशल की समझ कहाँ तक बच्चों की है, आखिर इस कौशल के कौन कौन से गुण हैं और कुछ इस कौशल के दोष भी हैं, तो उस त्रुटियों का निवारण हम कैसे करेंगे उसको भी बताएंगे। कुछ ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं मानसिक रूप से विकृत बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप क्लास में जब शिक्षण देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे सामान्य स्तर सबका नहीं है, कोई बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं, कोई बहुत तेज बच्चे भी निकलेंगे, कोई एकदम सामान्य है, कोई सुस्त मंद गति के भी बच्चे मिलेंगे, मंद बुद्धि वाले बच्चे। आप उसको कैसे अवलोकन करके आप उसके अकॉर्डिंग कैसे शिक्षण देंगे, कैसे शिक्षा आप देंगे जिससे के माध्यम से वह बेहतर शिक्षा अर्जित करे और उसको भी लगे कि हम एक सामान्य बच्चे से कहीं अधिक जानकारी रखते हैं, इसको भी देखना है हमको। तो ये भाषाई कौशल पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इसमें कुछ ऐसी हैं बीमारियां, उस बीमारियों का भी निराकरण करेंगे। उसमें परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंस है, एक दो परीक्षा में आता है क्वेश्चन इससे, ठीक है। तीसरा देखो, उतार लिया आप लोग इसको, चलिए। ऑनलाइन में बच्चे कुछ जुड़े हैं सर, अच्छा तो दिख रहे हैं। उसके बाद तीसरा है आप लोगों का संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल का विकास। देखिए नोट कीजिए, संप्रेषण कौशल का विकास, यहां ध्यान देंगे अभी। संप्रेषण कौशल का विकास क्या है, यहाँ संप्रेषण दैट मीन्स कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन, आप बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलप कैसे करेंगे, ठीक है। बच्चे में जैसे कम्युनिकेशन, इसको हम लोग समझते हैं संचार, समझिए उसको बोलते हैं संचार। संचार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर संचार का वास्तविक शब्द कैसे हुआ, क्या है। जैसे संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, और चर का सामान्य अर्थ होता है विचरण करना, और विचरण का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना, समझिए ये। लेकिन यहाँ ये जानेंगे हम लोग कि चलने का मतलब ये नहीं समझना है, यहाँ ये जानना है कि हम अपनी बात विचार अपनी भावाभिव्यक्ति दूसरों के साथ प्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषित करते हैं।
तो उस समय मेरी बात विचार को वह किस रूप में समझता है, यानी वाणी का संचरण किस रूप में हो रहा है दूसरे तक। हम आपके पास जो बोल रहे हैं, हमारी आवाज आपके तक पहुंच रही है, इसके पीछे ये नहीं आप समझे कि हम जो बोल रहे हैं अब डायरेक्ट मेरे पास आप सुन रहे हैं, ये भी नहीं समझना है। मेरी आवाज पहले, या मैं संचारक हूं, दैट मीन्स मैं वक्ता हूं, और मेरी आवाज आपके तक पहुंचने के लिए एक आवाज की एनकोडिंग होती है, दूसरी आवाज का वहां मैं ये प्राप्तकर्ता तक पहुंचने के लिए एक चैनल काम करता है। चैनल काम के बाद जो है वो पहुंचता है प्राप्तकर्ता तक, और प्राप्तकर्ता तब उसको फीडबैक देता है। कहने का मतलब आप हमको फीडबैक देंगे कि सर जो आज क्लास में पढ़ाए हैं वह बेहतर पढ़ाए हैं। समझ में आई बात? फीडबैक समझ रहे ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि जिसको कहते हैं, है ना। आप फीडबैक देते हैं, लेकिन इसमें से मेरी आवाज संचरित होकर के आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो उसमें एक तत्व ये भी है, शोर, जो तकनीकी समस्या आई होगी, है ना, कुछ बाधाएं उत्पन्न हुई होगी, क्लियरिटी नहीं जा रही होगी, है ना। तो ये सब शोर भी उसका एक तत्व है। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ, उसके बाद चर्चा करेंगे हमारा संचार जो कम्युनिकेशन होता है, मौखिक होगा, अमौखिक होगा, अंतः व्यक्तिक होगा, अंतर व्यक्तिक होगा, इंट्रापर्सनल जिसको कहते हैं, इंटरपर्सनल जिसको कहते हैं, और तब हम लोग चर्चा करेंगे सामूहिक संचार पर, सामूहिक कम्युनिकेशन। उसके बाद चर्चा करेंगे जन संचारित कम्युनिकेशन। समझ में आई बात? ये सब पर चर्चा करेंगे कि संप्रेषण कौशल का विकास कैसे हम करेंगे बच्चों में, कैसे। ठीक है, आगे है चौथा, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां। भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां। कठिनाइयों, एक मिनट, कठिनाई, अरे रे रे रे, कठिनाइयों या विसंगतियों का निराकरण। देखिए, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयां, आप जब भाषा का शिक्षण देंगे बच्चों के बीच में, तो आपके बीच में कौन कौन सी कठिनाइयां आएगी, कौन कौन सी विसंगतियां आएगी, उसका आप निराकरण कैसे करेंगे और बच्चे को बेहतर शिक्षा देंगे। इससे संबंधित है कि भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों, विसंगतियों का निराकरण। उसके बाद शिक्षण उपादान, शिक्षण उपादान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीचिंग एड्स। ध्यान देना है, क्या बोलेंगे, टीचिंग एड्स। तो टीचिंग एड्स कौन कौन से हैं? जैसे हम जिसको कहेंगे पढ़ाई के क्रम में जो सहायक तत्व होते हैं, जो पढ़ाई को प्रभावी, प्रभावोत्पादक, है ना, और आकर्षक ढंग से समझ विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं, है ना, उसको हम लोग कहेंगे शिक्षण, टीचिंग एड्स। उस पर चर्चा करेंगे। आखिर सहायक सामग्री कितने प्रकार की हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और आज के डिजिटलाइजेशन में कौन कौन से सहायक सामग्री का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। अभी आप खल्ली और ये चौक जिसको पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे होंगे, है ना, कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो डिजिटल बोर्ड का आनंद लिए होंगे, है ना,
लेकिन क्या है कि अब जो है बच्चे को खल्ली अब तो नाम ही हट गया। अब हम लोग जो भी क्लास लेते हैं तो मार्कर मुश्किल से स्मार्ट बोर्ड है, सारा कुछ व्यवस्था किया गया है ना। तो उस पर अभी हम लोग फोकस करेंगे जब ये इसको पढ़ाएंगे, शिक्षण उपादान, है ना। तो इसको देखेंगे, उसके बाद टीचिंग एड्स जिसको कहते हैं, उसके बाद है आपका उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है ना। अब बच्चे का उपचार आप कैसे करेंगे उस पर भी फोकस करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण आप कैसे देंगे बच्चा को, जब जिसको हम लोग कहते हैं निदानात्मक शिक्षण, ठीक ना। जब आप बच्चों को कारणों का पता करेंगे कि आखिर ये बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो इसके पीछे कौन सा कारण हो सकता है ना। चाहे तो वह बच्चा सुनने में असक्षम है, चाहे तो बच्चा देखने में असक्षम है, चाहे तो बच्चा एमआर है, मानसिक रूप से विकृत है। समझ में आई बात ना। और आइए उसके बाद आप उस कारण को जब पता कर लेंगे तो उसके अधिगम में आने वाले जो बाधाएं हैं उसको दूर करके हम उसको उपचारात्मक शिक्षण दे सकते हैं, ठीक ना। तो इस पे फोकस करेंगे। इसमें से कौन कौन से उसके विकार हो सकते हैं, कौन कौन से समस्या आ सकती है, जिसमें पठन है, लेखन है, कुछ गणितीय है। जैसे बच्चा लिख रहा है तो लिखने के क्रम में बेहतर रूप से उसकी ये इसका पोर्शन और इसका पोर्शन, है ना, वो सही तरीके से नहीं सेट कर पा रहा है, हाथ इस तरह से हिल डुल रहा है, इसका मतलब है इसको इस रूप में यहाँ से यहाँ तक इसमें विकृति है ना। कलम पकड़ने की जो कला है वो इस रूप में कलम पकड़नी है, बच्चा इस रूप में कलम नहीं पकड़ रहा है, समझ लीजिए कि आप कला बेहतर नहीं जान रहे हैं कलम पकड़ने के लिए, है ना। अधिक से अधिक यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोगों की आदत है जबरदस्ती पकड़ेगा ऐसे कलम, है ना। तो ये सभी बहुत सारे रीजन आएगा अभी जब वहां बताएंगे। तो ये हो गया उपचारात्मक शिक्षण। इस प्रकार हम लोग देखें कि पार्ट 2 जो है हिंदी शिक्षण का दूसरा भाग में इतने महत्वपूर्ण जो 6 बिंदु हैं इस पर हम लोग को फोकस करनी है, ठीक है। इसी का विस्तृत अवलोकन करना है और इसी के अवलोकनार्थ आप लोगों को आज से कक्षा शुरू करेंगे, ठीक ना। तो अब शुरू करते हैं। देखिए इसके जानने के पहले अब हम लोग ये जाने जिस पे चर्चा कर रहे हैं, भाषा। लैंग्वेज, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी ले लीजिए। अचानक आप लोगों को सीधे बताने लगे कि हिंदी भाषा के कौन कौन से सिद्धांत हैं तो थोड़ा सा तो अटपटा लगेगा। थोड़ी जानकारी 5-10 मिनट होनी चाहिए, इसके बारे में भी जान लीजिए। कि जैसे इसके पूर्व ही मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ और मैं सोचा था कि आप लोगों से है ना। हाँ ये नहीं, इसके बाद हम नहीं बोलेंगे। अब क्या है, लेकिन हम फिर पुनः जो है सो आप लोगों की आवाज़ मेरे कानों में फिर गूंजी लग रहा है ना, फिर पहुंचने का। तो यहाँ जानने का प्रयास करना है कि भाषा, लैंग्वेज पर हम लोगों को फोकस करना है कि भाषा आखिर है क्या, है ना। लैंग्वेज क्या है तो ये जानना है सबसे पहले। भाषा जो है भावाभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात, अपनी विचार, अपनी अनुभूति, है ना, दूसरे तक प्रेषित करने का एक माध्यम चुनता है और वह माध्यम है भाषा। समझ में आई बात।
और हम अपने मन की बात, अपने विचार, अपना भाव, अपना उद्गार, अपना उद्बोधन दूसरे के पास कैसे व्यक्त करेंगे? बोल करके, लिख करके, सांकेतिक तौर पर करते हैं, है कि नहीं बता? और मेरी बात, विचार को वह बेहतर तरीका से समझ विकसित करता है, तब वह क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया देता है। दैट मीन्स वो फीडबैक देता है, प्रतिपुष्टि करता है, यानी हाँ सही बोल रहे हैं। चाहे वह गर्दन हिलाकर करे, चाहे वह मुख से बोल करके करे, चाहे बाय बाय करके बोले, चाहे टाटा करके बोले, लेकिन करता है कि नहीं? है? तो बच्चे इस तरह से होते हैं अवगत। हम कहने का मतलब ये हुआ, तो ये जाने सबसे पहले कि भाषा जो परीक्षा में मूल रूप से आप लोगों को पढ़ना तो बहुत सारा कुछ है, बता तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, समयाभाव है, आप लोगों को भी कम समय में तैयारी भी करनी है। तो जो मूल रूप से आप लोगों को ठोस जो पढ़ना है, जो परीक्षा में की दृष्टिकोण से जो तैयारी करनी है, जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, आपको उसी के अनुरूप तैयारी भी करनी है। मुख्य टारगेट लेना है आपको जेट टेट परीक्षा पास करना, पास करके परीक्षा में भी जो अगली परीक्षा होगी उसको भी पास करना है ना। उसके बाद आप लोग यही कहेंगे कि हम भी बढ़िया तरीका से पढ़ेंगे। लेकिन 5% बच्चे जो टीचर होते हैं वो पढ़ते हैं, 95% नहीं पढ़ते हैं। नौकरी लगने के बाद सबसे यदि पहले कोई छोड़ता है तो वह पढ़ना छोड़ देता है कि नहीं बताइए? है, यदि सब कुछ छोड़ेगा तो पढ़ना पहला छोड़ेगा वो, बोले आप बहुत पढ़ लिए, अब पढ़ना नहीं है। लेकिन 5% टीचर जो होते हैं जो अपडेट रहते हैं, और उन्हीं में निखार आएगा, और वही सोसाइटी में, समाज में, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 बच्चों के बीच में बोलना हो, चाहे 10,000 आदमियों के बीच में बोलना हो, तो बोलते हैं। आप लोगों के बीच में आज निर्भीक पूर्वक मैं खड़ा हूं ना, इसके पीछे एक रीजन है कि मैं अपडेट हूं। समझ में आई बात? और नहीं तो पसीना चूना शुरू हो जाएगा, हाँ, आवाजें लड़खड़ाने लगेगी। इसके पीछे कारण क्या है कि आप अपडेट नहीं है कि नहीं बताइए? आपको तो बुद्धि कौशल का इस्तेमाल हमेशा करना है, तो आजीवन आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बेहतर शिक्षक रह सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक ना? तो यहाँ ये जानना ये है कि आज हम लोग चर्चा करें कि भाषा, तो भाषा शब्द की पहले व्युत्पत्ति पर चर्चा करें, जो हमेशा क्वेश्चन आता है। देखिए, ये जो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति है, भाषा शब्द है, ये ध्यान देना है, हिंदी में भाष धातु में आ प्रत्यय है। समझ में आई बात? भाष क्या है? ये धातु है, आ क्या है? प्रत्यय है। तो यहां ध्यान देना है, हिंदी में भाष धातु में आ प्रत्यय के जुड़ जाने से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक है? इसमें से इस भाषा शब्द का यदि कहा जाए तो वास्तविक शाब्दिक अर्थ होता है कहना, बोलना, कहा हुआ, बोला हुआ, कहा जाए। समझ में आ रही बात ना? इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है। तो जानने का अर्थ करेंगे, इसको प्रयास करेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ। कलम स्पीड चलती है तो थोड़ा है अक्षर की शुद्धता गड़बड़ हो जा रही लग रहा है ना। अच्छा रुकिए, थोड़ा स्पीड कम करना पड़ेगा लगता है। शाब्दिक अर्थ, ठीक, बोलना, कहना, बोला हुआ, कहा हुआ, ठीक है, उच्चारण करना, ये भी बोल सकते हैं, उच्चारण करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। लिखिए, लिखते जाइए।
चलिए आगे बढ़ूं। सर्वेश जी अब गाल पे हाथ क्यों रखे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे, अब लिखिए व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा का तात्पर्य क्या है, ये जानना है कि व्याकरणिक दृष्टि से भाषा का तात्पर्य क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि व्याकरण के अर्थ में भाषा का वास्तविक अर्थ क्या होगा, ये जानना है। तो बोलेंगे अभिव्यक्त वाणी, जो हम अपनी वाणी विचार दूसरे के पास अभिव्यक्त करते हैं उसको कहेंगे व्यक्त वाणी। ऐसे बोलेंगे व्यक्त या अभिव्यक्त, अभिव्यक्त वाणी है। उसके बाद चर्चा करेंगे तो परिभाषा के तौर पर बोल सकते हैं परिभाषा के तौर पर भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने, जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को, भावों या विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं, दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को, और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। अर्थात विचार विनिमय का वाचिक माध्यम भाषा है, ये जानना है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। अर्थात विचार विनिमय का वाचिक माध्यम भाषा है ना। विचार विनिमय समझ रहे ना, अपनी बात विचार को आदान प्रदान करना, विनिमय करना, ये स्टैंडर्डाइजेशन है। एक परीक्षा में आया है क्वेश्चन, विचार विनिमय का वाचिक माध्यम क्या है, शब्द भाषा, इस तरह से पॉइंट बनाया हुआ था, पद वगैरह सब, ठीक ना। तो ये जानना है, ये मुख्य रूप से जानना है, ये विचार विनिमय का वाचिक माध्यम एक नया टर्म आया है, इसको हमने ऐड किया है कि विचार विनिमय का वाचिक माध्यम भाषा है, ठीक ना।
वाचन करना, बोलना, हम वाचन कौशल जब बताएंगे इसको। ठीक है, अब हम लोग मूल रूप से ये भी जानते हैं, लिखने नहीं लिखाएंगे, कि हम अपनी बात विचार को, मनुष्य अपनी बात विचार को, अपनी भावना को, है ना, अभिव्यक्त 3 प्रकार से करता है, जो आप लोग जानते हैं। वो बोल करके, मौखिकली, है ना, एक लिख करके करता है, और एक सांकेतिक रूप से, है ना। तो लिखना, लिखना लिख करके, बोल करके, और सांकेतिक। लेकिन व्याकरण की कोटि के अनुसार सांकेतिक माध्यम का महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए अगर यदि परीक्षा में आ जाए कि मनुष्य अपनी बात विचार एक दूसरे के पास कितने प्रकार से अभिव्यक्त करता है, तो बहुत लोग 3 कर देते हैं। अभी मैं बता दे रहा हूं, लिखी, बोल करके, लिख करके, और संकेत रूप से। लेकिन यहाँ ध्यान देना, व्याकरण में भोलानाथ तिवारी, जो भाषा विज्ञान शास्त्री हैं, व्याकरण वेता हैं, उन्होंने बताया, और अन्य लोग ने, कि सांकेतिक जो माध्यम है वो सर्वमान्य नहीं है, इसलिए 2 ही रूप से बोलेंगे, एक लिख करके और एक बोल करके। बस इतना ही हम लोग बोलना है। परीक्षा में आ गया तो 2 ही, अधिकतर लोग 3 कर देते हैं, 3 नहीं करना है। ठीक, अब यदि कहा जाए तो थोड़ा सा अभी चर्चा ये भी कर लें। अब भाषा पर चर्चा कर लिए, तो अब थोड़ी जानकारी ये भी रखें। बोली, थोड़ा शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। बोली, क्योंकि पढ़ाने के क्रम में ये सब आएगा, 2-3 टर्म आएगा, तो उसको शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फिर तो लेसन पर चर्चा करेंगे। ठीक ना। बोली क्या है, ध्यान देना है। बोली किसको कहेंगे? हैं? अपने क्षेत्र में। अच्छा अच्छा, ध्यान देना है। भाषा, ये सही बोल रही है, भाषा का जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है, विस्तृत है ना। लेकिन बोली का क्षेत्र जो है सीमित होता है। ठीक ना। तो यहां ध्यान देना है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है, ये जानना है। भाषा का क्षेत्रीय रूप, चूंकि क्षेत्र विशेष है, क्षेत्र विशेष। देखिए, कुछ दूर तक यहां जाइएगा तो खोरठा बोली है, आगे चल जाइए तो मगही है, आगे जाइए तो भोजपुरी है, चलिए आगे बढ़ जाइए तो कुमाऊनी है, आगे चल जाएंगे तो कुमाऊनी के बाद गढ़वाली है कि नहीं बताइए। तो इस तरह की बोलियां बदलती जा रही है कि नहीं बताइए। तो यहाँ ये जानना ये है, कहीं ब्रज, कहीं अवध, अवध प्रदेश में रहने वाले अवधी भाषा बोलने लगे, भोजपुर के एरिया भोजपुरी हो गया, समझ। हमारी जो एरिया है खोरठा बाहुल है, खोरठा हो गया। कुछ इधर चले गए, चतरा साइड में आगे भटक गए तो मगही खोरठा हो गया। इधर आ गए तो प्योर खोरठा में चले आए, है ना। रामगढ़ तरफ यदि प्रवेश कर गए तो, है कि नहीं बताइए। तो कहने का मतलब हुआ, ये जानना ये है कि भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। यहां लिख लीजिए, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। और भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं, यहां लिख लीजिए। भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती है, ये भी जानना है। बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है और भाषा का बड़ा। बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, ये जानना है।
और भाषा का बड़ा, ये देखना है। लिखिए और भाषा का बड़ा। जैसे हिंदी के अंतर्गत कई बोलियां, हिंदी के अंतर्गत कई बोलियां कई बोलियां हैं। यहां लिख सकते हैं खड़ी बोली, इसको भी लिख लेते हैं ब्रज, अवधी, भोजपुरी और इत्यादि बहुत सारे। अब थोड़ा चर्चा करें लिपि। इसका कलर भी तो चेंज होता है, कलर यहाँ से इसी में। हाँ, अच्छा अच्छा, रुको तो। देखिए आप थोड़ा ये हल्का सा जान लिए, थोड़ी जानकारी बोली के बारे में जान लिए। अब लिपि पर, लिपि किसको कहेंगे? और एक क्वेश्चन हमेशा आया है परीक्षा में, है ना? तो इस पर चर्चा करें, लिपि किसको कहेंगे। हालांकि इस सब का बहुत बड़ा विस्तृत रूप है जो आप लोगों के लिए नहीं है, समय नहीं है तो बहुत पढ़ा सकते हैं। लिपि जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, भाषा के लिखित रूप को हम लोग ध्वनि के सॉरी लिपि के रूप में इसे कहेंगे। ध्वनि चिन्ह जिसको कहते हैं। अब कौन कौन से ध्वनि चिन्ह है जो लिपि पर अभी हम लोग फोकस करेंगे तो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक शॉर्ट में आप ये लिख सकते हैं, ध्वनि चिन्हों, शुद्ध बोले थे कि चिन्ह होता है ना कि चिन्ह होता है ना? ये शुद्ध ऐसे लिखेंगे चिन्हों, ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ये या भाषा के, जिसको हम बोल सकते हैं भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग लिपि कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं। इसको आगे बढ़ाऊं, लिख सकते हैं इसको अथवा में, ये भी परिभाषा दे सकते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए, भाषा के लिखित रूप के लिए, भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया
जाता है उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि, स्क्रिप्ट इसको कहते हैं, कहते हैं। अब लिपि के पर हम लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं, ये तो सब जान रहे हैं। थोड़ी देवनागरी लिपि पर, ये भी परीक्षा में आया है क्वेश्चन। ये देवनागरी लिपि पर चर्चा करें। देवनागरी स्क्रिप्ट, ये देवनागरी। नागरी में ऐसा कीजिए, देवनागरी। ऐसे होना चाहिए देवनागरी। तो ध्यान देना है कि देवनागर किसको कहते हैं हम लोग। देवनागरी सुने होंगे कि देवनागरी, इसको नंदी नागरी, इसको नागरी। देवनागरी का एक बहुत बड़ा क्लास है, जो 2-3 क्लास पढ़ाएंगे तो देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे विस्तार। देवनागरी लिपि लिखते समय कौन सी सावधानी बरतनी है, देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता है, देवनागरी लिपि का क्या दोष है ना। ये बहुत बृहद है चैप्टर, लेकिन ये जानना नहीं है कि पीजी वाले जो पढ़ते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले, उन लोगों के लिए। तो ध्यान देना ये है कि देवनागरी लिपि का नाम बहुत है, नंदी नागरी, नागर प्रदेश नागरी, उसी को कहते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग समझना है देवनागरी, क्योंकि आपको इजी प्रश्न पूछेगा आसान प्रोसेस के आधार पर, तो उसमें कोई ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना है कि देवनगर किसको कहा जाता है। नहीं, देवघर नहीं रखना है ना, है ना। देवनगर काशी स्थल, जो काशी का पुराना नाम सुने होंगे काशी, उसके बाद उसका नाम बदला वाराणसी, है ना। नहीं सॉरी, काशी के बाद हुआ बनारस, बनारस के बाद उसका नाम हो गया वाराणसी। समझ में आई बात ना। तो यहाँ ध्यान देना है, काशी में अधिकतर यानी बनारस में देवनगर, बनारस देवनगर काशी के स्थल को कहा जाता है। दीपों का शहर, धार्मिक नगरी, ये सब काशी को कहा जाता है ना। तो बनारस को का नाम उपमा दिया गया है। तो कहने का मतलब हुआ कि देवनगर अर्थात काशी में प्रचार प्रसार होने के कारण यह देवनागरी कहलाई। ठीक है। और देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, मुख्य रूप से आता है परीक्षा में। देवनागरी लिपि जो है वास्तव में एक साइंटिफिक स्क्रिप्ट है, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक लिपि है। और यह लिपि जो है कि विशेषता क्या है, बाईं ओर से लेकर के दाईं ओर लिखी जाती है। भारत में प्रायः जितनी सारी लिपियां हैं, याद रखना, वो लिपियों में प्रायः सभी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। आपको ध्यान देना है कि परीक्षा में क्वेश्चन देवनागरी लिपि में हमेशा आता है कि देवनागरी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं, दाईं से बाईं की ओर, दाईं बाईं एक साथ, इस तरह से रहेगा क्वेश्चन, है ना। तो आपको जानना क्या है, हम लोग जो इधर लिख रहे हैं बाईं से दाईं, लेकिन एकमात्र है हम लोगों के बीच में उर्दू, जिसको उसकी लिपि है फारसी लिपि, जो दाहिने से बाएं की ओर आती है, यानी दाईं से बाएं। ये अपवाद है ना। तो इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, क्या है लिखिए। देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण, देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई। यह देवनागरी कहलाई।
गलत लिख दिया हूं मैं, 1 मिनट। ये ऐसे लिखना शुद्ध हो गया है, ये लिखना है कहलाई। ठीक, उसके बाद लिखिए हिंदी की देवनागरी लिपि, हिंदी की देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, एक वैज्ञानिक लिपि है, एक वैज्ञानिक लिपि है और यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। यह बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर लिखी जाती है। लिखी जाती है। हो गया? क्या हिंदी की देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है, यह बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, ये जानना है। अब देखिए आगे, भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां, लिखिए भारत की अधिकांश भाषाओं की, भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर की भाषाओं की लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर ही लिखी जाती है। लिखी जाती है। केवल फारसी लिपि, इसमें जिक्र कर देते हैं, केवल फारसी लिपि, फारसी लिपि इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जिसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है, जिसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर की ओर लिखी जाती है, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। हाँ उल्टा, हाँ उल्टा लिख दिए क्या? ठीक है ना? हाँ अच्छा, दाईं ओर से, अच्छा छूट गया, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। क्लियर? ठीक ना? यानी आपको यदि परीक्षा में आ गया कि उर्दू भाषा की लिपि किस ओर से लिखी जाती है, दाईं से बाईं, बाकी अधिकांश लिपियां दाईं से, बाईं से दाईं। ओके, ये जितना पॉइंट मैं लिखा रहा हूं एक एक प्रश्न का ही ये उत्तर है,
समझ गए ना। और आपको परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और आपको इस में हीटेड क्वेश्चन है, बस एक लाइन में जानना है और उसका उत्तर दे देना है। क्वेश्चन का पैटर्न आसान किया तो क्वेश्चन यही रहेगा, ठीक ना। अब कुछ लिपियों के बारे में चर्चा कर देते हैं कि कुछ जो है भाषाएं और उनकी लिपियां। लिखिए, कुछ भाषाएं एवं उनकी लिपियां। हाँ हाँ, क्या क्या खरोष्टी। हाँ हाँ, तब उसको अभी देखिए खरोष्टी कहिएगा, फिर हमको दूसरे, तब वो तो हमको ज़्यादा फिर पढ़ाना पड़ जाएगा। वो आपके लिए वो नहीं है, इसीलिए नहीं उस पर चर्चा कर रहे हैं। जब हम भाषा विज्ञान में चले जाएंगे तो फिर बहुत लफड़ा है फिर उसमें, समझ गए ना। वो आपके लिए जो है वो खरोष्टी लिपि आपको नहीं पूछा जाएगा, समझ गए ना। आप कहिएगा खरोष्टी लिपि, फिर हमको ब्राह्मणी लिपि पर चर्चा करना पड़ेगा, फिर चित्रलिपि पर चर्चा करना पड़ जाएगा, समझ गए ना। तो जो सिलेबस है हमारे पास तो सब कुछ है। अब हम आपको बताएंगे तो फिर सिलेबस हमको ये भी तो देखना है कि हमको आपका जो फोकस किस रूप में करना है। ये तो अभी हम आपको सिलेबस पर नहीं चल रहे हैं, अभी सिलेबस से थोड़ा सा हट करके बता रहे हैं, ताकि जब हम सिलेबस पर फोकस करने लगे, पढ़ाने लगे, तो थोड़ी जब बात इस पर निकलेगी तो आप बेझिझक प्रश्न पूछेंगे और बेझिझक समझ में आने लगेगी बात, है ना। इसीलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। ये ब्राह्मणी लिपि बताएंगे, फिर आपको चित्रलिपि बताएंगे, फिर खरोष्टी लिपि हो जाएगा। तब ये तो वास्तव में देवनागरी लिपि क्या है, एक मिश्रित रूप है। जब देवनागरी पर पूरा फोकस करेंगे कि लिपि पर, तब तो अलग हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, बहुत बढ़िया। नहीं, प्रश्न तो ठीक किए हैं। अब इसमें से लिखिए भाषा जो आता है परीक्षा में, और लिपि। भाषा और लिपि जैसे हम लोग चर्चा करें मुख्य रूप से हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, इतनी जो 4 भाषाएं हैं, ध्यान देना है। कौन कौन? हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, ये 4 जो भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी, ठीक ना। ये ध्यान देना है, इसकी लिपि कौन है? देवनागरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा, ये 4 भाषा की जानकारी बताया। उसके बाद चले अंग्रेजी, फ्रेंच और पोलिश। अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, इसकी जो लिपि है, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा, पोलिश भाषा, इसकी जो लिपि है, इसकी लिपि है कौन? रोमन, रोमन लिपि, ठीक है। ये थोड़ा हट करके बता दे रहे हैं, आपको हिंदी संस्कृत बता देते तो हो जाता, ठीक ना। थोड़ा सा विस्तार कर दे रहे हैं, इसमें 4 5 6 भाषा को और हमने ऐड कर दिया है, उसको देखिए। फिर जर्मन, स्पेनिश भाषा, फिर लिपि। देखिए इसमें जर्मन भाषा, स्पेनिश भाषा, ये भाषा है, इसकी भी लिपि है रोमन, याद रखना है। इसकी भी लिपि कौन है? रोमन। यानी 5 भाषाओं की लिपि जो है वो है रोमन। इसमें से कौन? अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, जर्मन और स्पेनिश, ये 5 भाषा जो हमने लिखा है,
इसकी लिपि है, इसकी स्क्रिप्ट है तो रोमन है। अब आगे चर्चा करते हैं उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। याद रखना है, फारसी को कभी कभी पारसी भी लोग बोलते हैं, है ना। तो समझना है, पारसी बोले या परीक्षा में आ गया पारसी और वहां फारसी का ऑप्शन नहीं है, तो ये नहीं समझना है कि सर ये बता दिए। ये जानना है पारसी फारसी एक ही है, ठीक ना। कभी कहीं ऐसा भी आपको उल्लेख मिलेगा। उसके बाद हम लोग रूसी भाषा की लिपि है रूसी ही, और फारसी भी खुद एक भाषा है। याद रखना है, उर्दू फारसी लोग बोलता है, उर्दू के साथ फारसी बोलने की लफ्ज है, आदत बनी हुई है ना लोगों की। तो यहां ध्यान देना है, उर्दू भाषा की लिपि भी कौन है, फारसी, और फारसी भाषा भी खुद है जिसकी लिपि है फारसी, ठीक है। तो यहां उर्दू फारसी भी बोल सकते हैं, उर्दू फारसी भी बोल सकते हैं, तो इसकी भी लिपि है फारसी ही। और एक और बच गया है आपके बीच में, एक है पंजाबी, है ना। ये बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ेगा, नहीं, नेक्स्ट कर दूं, चलिए ठीक। पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा की लिपि क्या बोलेंगे, गुरु मुखी, ये लिपि हो गया, ठीक ना। अब चर्चा करें, अरे बहुत जल्दी समय बीत गया। अब हिंदी पर चर्चा करते हैं। देखिए, हिंदी, इससे भी प्राय अभी जो हम लिखाएंगे, हमेशा एक दो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा है। उसके बाद हिंदी शिक्षण की ओर चलेंगे हम, ठीक ना, हिंदी भाषा शिक्षण पर। तो आप लोग जानते होंगे कि हमारी भाषा का नाम जो हिंदी है वो किसकी देन है, ये जानना है। हिंदी भाषा, हिंदी जो है वो किसकी देन है, हिंदी शब्द किसकी देन है, संस्कृत की। यहाँ जानना यह है, हमारी भाषा का नाम जो हिंदी है वो ईरानियों की देन है ना, ये याद रखना है। तो लिख लीजिए, हमारी भाषा हिंदी, आ गए का टीचर, है ना, लो पढ़ाओ। अच्छा, हमारी भाषा हिंदी ईरानियों की देन है, ईरानियों की देन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ईरानियों की देन है। और संस्कृत की सध्वनि फारसी में, संस्कृत की सध्वनि फारसी में हा बोली जाती है। ये शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, हा बोली जाती है। जैसे सप्ताह को लोग हफ्ता बोलेगा, इधर भी कुछ लोग बोलते हैं, इधर भी हफ्ता है बोलते हैं ना।
सप्ताह को लोग हफ्ता बोलते हैं। यहाँ ध्यान देना, ये कैसे आए हैं थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं हिंदी का। उसके बाद हिंदी को राजभाषा पर चर्चा करेंगे, फिर हिंदी दिवस पर चर्चा करेंगे, आगे फिर पढ़ाएंगे। तो और जैसे असुर को, है ना, कभी कभी अहुर बोल देते हैं, जैसे सिंधु को हिंदू बोलते हैं, जैसे ध्यान देना है। सिंधु को क्या बोल देंगे? हिंदू। इसी में आगे बढ़ते चले गए, हिंदी का आ गया शब्द। तो हिंदी शब्द जो है वास्तव में इस प्रकार यदि देखा जाए, हिंदी शब्द वास्तव में एक शब्द था सिंधी। तो सिंधी का ये बिगड़ा हुआ रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है, यानी ये अपभ्रंश है। ठीक है, हिंदी शब्द वास्तव में सिंधी का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, अब हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? बोलिए। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। बोलते हैं हिंदी, पढ़ते हैं हिंदी, लेकिन ये हिंदी भाषा नहीं है। हिंदी खुद जो शब्द है ये फारसी भाषा का शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना भी जरूरी है। ठीक ना। इसमें हिंदी के विद्यार्थी कौन कौन है जो हिंदी में प्रतिष्ठा की उपाधि प्राप्त किए हैं? मतलब हिंदी ऑनर्स वाले। अच्छा, इतने लोग हैं। और उसमें से फिर परास्नातक, स्नातकोत्तर जिसको कहते हैं, कितने लोग हैं? हिंदी से जी हैं, परास्नातक हैं, यानी स्नातकोत्तर जिसको कहते हैं, स्नातक परास्नातक। ठीक ना। अच्छा चलिए ठीक। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, लिख लीजिए। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, इसको भी नोट कर लीजिए। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। और आधुनिक हिंदी के जनक किनको कहा जाता है? बोलिए, तो सब जानते होंगे आप लोग। मिटा दूं इसको? अरे आगे बढ़ो, सॉरी। ठीक है, अब इसी में आगे चर्चा करते हैं। लिखिए, आधुनिक हिंदी का जनक आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु। भारत धन इंदु, तब शब्द बना है भारतेंदु। समझ गए ना। और इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। समझ गए ना, यानी भारत के चंद्रमा, चंद्रयान थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक ना। तो यहाँ ये समझना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। ठीक। और जिन्होंने एक नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, क्या याद है किसी को? हिंदू, निज भाषा उन्नति का है, वो नारा तो नहीं है ना। हाँ हाँ, अपनी भाषा पर कहे थे, बहुत बढ़िया बताया। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, इसका इन्होंने नारा दिया था, है ना। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। भारतेंदु
हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। ठीक, आ गए? हो गया? आ गए हैं सर? अच्छा, ओ अच्छा, ठीक, छोड़ देते हैं। भारत के लिए हिंदी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो भी लिख देते हैं भाषा के लिए। तो लिख लीजिए थोड़ा सा, एक लाइन और। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग, हिंदी शब्द का प्रयोग सरफुद्दीन जफरनामा में मिलता है, याद रखिएगा। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का पहला प्रयोग, ऐसे लिखिए, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग शरफुद्दीन के द्वारा लिखा गया है जफरनामा। ये कब है? तो 1424 ईस्वी में है, ये भी ध्यान देना है। में मिलता है, ये सबसे पहले ध्यान देना है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का यदि प्रयोग किया गया तो सरफुद्दीन के द्वारा लिखा गया जफरनामा है, जो 1424 ईस्वी में लिखा गया था, वहीं मिलता है। ठीक, और हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा, मातृभाषा नहीं बोलेंगे। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। अब कल थोड़ी बात करेंगे राजभाषा पर और शुरू करेंगे हिंदी शिक्षण पर, ठीक ना। सरफुद्दीन का जफरनामा लिखा हुआ है, बुक है। फू फू है, अच्छा, सरफुद्दीन, सुधार दूं इसको, सरफुद्दीन। सरफुद्दीन छोड़ देता हूं, ठीक। राजकीय कार्यों, प्रशासन